बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल और मैं हूं सरवत वलीम। आज के इस प्रोग्राम में भी हमारा साथ देने के लिए मौजूद होंगे सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासा साहब, और इसके साथ साथ आमिर मतीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज मुकाबिल में जो अहम टॉपिक्स ज़ेर बहस रहेंगे उसमें सबसे पहले तो आज बात करेंगे कराची बदअमनी केस से मुतालिक, जिसकी समाअत बिलाखिर हो गई मगर 20 महीनों के बाद हुई है। इसके ऊपर भी बहस करेंगे। इसके बाद साथ कराची की सियासत से मुतालिक बात करेंगे। एक अजीब सा भौचाल आया है। अगर मुत्तहिदा के रहनुमाओं को देखें तो उनके तमाम पत्ते खिजा में जिस तरह से झड़ते हैं वैसे उनके रहनुमा जा रहे हैं। पहले दो मंजर आम पर आए, फिर तीसरे ने आज हाथ मिला लिया। इस पर भी तफसीलन बात करेंगे और इसके साथ साथ चौधरी निसार से मुतालिक भी बात करेंगे कि मुस्तफा कमाल की जानिब से जो कमाल दिखाए गए हैं उनके बाकमाल और लाजवाब किस्म के तबसरे भी चौधरी निसार के मंजर आम पर आएंगे, उन पर भी तफसील में बात करेंगे। और जो हमारी लास्ट स्टोरी होगी वो पाक भारत इंटेलिजेंस शेयरिंग से मुतालिक होगी और इस बात पर भी बहस करेंगे कि क्या ये इंटेलिजेंस शेयरिंग सिर्फ देने की हद तक रहेगी या बदले में भारत की जानिब से भी कोई हमें मुस्बत रद्द देखने में आएगा। तो बाकायदा आगाज करते हैं, कराची बदअमनी केस से मुतालिक बात करते हैं। रऊफ क्लासा साहब, बिलाखिर समाअत हो गई, 20 महीनों के बाद हो गई, मगर सोने पे सुहागा तो ये तो आईजी सिंध भी केस की तहकीकात से लाइल्म निकले हैं। मेरा ख्याल है कि जो हम सब ये कह रहे थे बड़े अरसे से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को थोड़ा सा एक्टिव रोल अदा करना चाहिए। लास्ट वीक भी प्रोग्राम में आमिर मतीन साहब का भी ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, हमारा भी रहा है कि जब आपके सरकारी इदारे जो हैं, रियासती इदारे जो हैं, जब वो एक्टिव रोल अदा नहीं करेंगे, एक थोड़ा सा वैक्यूम पैदा हो जाता है। लोगों को फील होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये थोड़ी सी एक्टिव हो, बल्कि प्रो एक्टिव हो। आपको याद होगा जब चीफ जस्टिस से यहाँ पे उस पहले हमने देखा इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में हमें एक्टिविज्म नजर आया। उसके बाद एक दरमियान में बड़ा गैप आया जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी कि ये हमारा काम नहीं है सुओ मोटो लेना या यहाँ पे रियासती इदारों पर चढ़ दौड़ना, ये अगेन ये रियासत जाने उनके इदारे जाने, हम दूर रहेंगे। वो हमने दौर देखा। और फिर थोड़ा सा एक्टिविज्म का दौर हमने देखा जब यहाँ पे चीफ जस्टिस जवाद खाजा है। और जवाद खाजा के दौर में दो अच्छे काम हुए थे जो हमें याद रखने चाहिए। एक तो बल्दियाती इदारों पे उन्होंने आके हुकूमतों को मजबूर किया कि बल्दियाती इंतखाबात करें, बिल्कुल ये उनके कहने पे, उनके दबाव पे हुआ था, उनका क्रेडिट था। और दूसरा जो उन्होंने किया था कि नैब को आके टाइट किया था उन्होंने जवाद खाजा साहब ने, और उनसे 180 या 179 मेगा स्कैंडल की जो लिस्ट है वो पेश करवाई थी उन्होंने। और उनके टेन्योर क्योंकि कम थे लिहाजा वो चले गए। अब दरमियान में एक और हमने लाल देखा, एक हमने दरमियान में थोड़ा सा फिर गैप देखा जो ये मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। तो अब जो उनकी गुफ्तगू हुई है जो आज कराची में किया, मेरा ख्याल लोगों को फिर एक उम्मीदें बंधी हैं कि चलें एक सुप्रीम कोर्ट का इदारा बैठा हुआ है जो इन तमाम मामलात पे आंख भी रख के बैठा हुआ है। और आज उन्होंने खासी उनकी अकाउंटेबिलिटी भी की है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को करनी चाहिए थी। हाँ, सो ये क्रेडिट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिलना चाहिए उनको, अनवर जहील जमाली साहब को, कि उनकी ऑब्जर्वेशन जो थी जो पुलिस में और महकमा दाखिला में, वो मेरे ख्याल आमिर साहब के पास भी इनसाइड स्टोरी है कि उनके आपस में क्या लड़ाई चल रही है। सो ये थोड़ा सा हमारी अदालतों से रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान ये जैसे मुल्कों में अब सारी चीजें उन पे इदारों पे ना छोड़ दें कि ये जी पार्लियामेंट का काम है वो करेगी, ये नैब का काम है वो करेगी, FIA। अगर पार्लियामेंट, नैब या FIA या दीगर इदारे काम कर रहे होते तो सुप्रीम कोर्ट की जरूरत भी पेश ना आती। आपको पाकिस्तान जैसे इदारे में पर्टिकुलरली पुलिस या आपकी DMG क्लास जो है ये पोलिटिसाइज इदारे हैं। अब जैसे आज आप देख लें कि वहाँ पे जो उनकी परफॉर्मेंस उनके सामने आई है कि IG साहब को पता ही नहीं है कि क्या रिपोर्ट्स पेश हो रही हैं या सब ओके रिपोर्ट्स दे रही हैं। सो एक अच्छा स्टेप है। और सुप्रीम कोर्ट को 20 माह बड़ा टाइम है। इन्हें कम अज कम मेरा ख्याल है कि आपको हर महीने इसका फॉलोअप लेना चाहिए, आपको इनको बुलाना चाहिए, इनसे कोई बातचीत होनी चाहिए, क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। और वो कहते हैं ना, इनको थोड़ा सा टाइट करने की भी जरूरत है, DMG क्लास को भी और आपकी ये पुलिस को भी। और मेरा ख्याल दैट वाज वो हम कह सकते हैं कि अच्छा स्टेप है जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। एक दफा लोगों को लगा है कि यस कि कुछ अदालतें भी इस मुल्क में मौजूद हैं, कुछ जजेस भी बैठे हुए हैं, कुछ लोग इनको मॉनिटर भी कर रहे हैं। तो कहते हैं ना कि हमारी कौम को एक अदद मॉनिटर की हर वक्त जरूरत रहती है। तो सुप्रीम कोर्ट को उस ये मॉनिटर का रोल मेरा ख्याल अदा करते रहना चाहिए। अच्छा आमिर मतीन साहब, आप किस हद तक रऊफ क्लासा की बात से इत्तेफाक करेंगे कि अब थोड़ा टाइट करने का वक्त आ गया है, इन इदारों को अब अपना काम करना होगा? और दूसरी जब हमने ये भी देखा कि आज केस में जो रिपोर्ट पेश की गई थी, सिंध पुलिस की बड़े बड़े बरकें मारी गई थी, वो तो सारी शोबदाबाजी निकल आई और रेंजर्स ने भी कह दिया कि हमसे ताउन नहीं होता। मेरा आज की जो समाअत है ना वो कराची की और पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसकी अक्कासी करती है कि 20 महीने बाद ये केस हुआ। कराची के हालात और उसके ऊपर उसकी तफ्तीश और समाअत जो है ना उसमें पेश का
स्पीड का जमीन आसमान का फर्क है। ये वही जो मिसालें दी जाती हैं कि जी वो नीरो प्लेइंग विद फिडल वाली बात है कि पूरा कराची लाइक रोम इज बर्निंग, और जो हमारे ये तफ्तीशी मामलात हैं ये इतनी स्लो पेस से चल रहे हैं कि 20 महीने बाद हुआ है। और जो आज बातें हुई हैं वो किसी के लिए भी माइंड बॉगलिंग है कि कोई भी सुन रहा है उसको 2 मिनट में समझ आती है कराची में ये जो लोग मर रहे हैं, रोज लाखती हो रही हैं, जराइम हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं। कि आज ये जब पेश हुई सुप्रीम कोर्ट के सामने रिपोर्ट के 47 अफसरान खुद अगवा बराए तावान और मेजर हीनस क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस शहर की पुलिस इतनी मेजर तरीके से इन्वॉल्व हो तो वहां अमन क्या हो सकता है। मगर उससे ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि जनाब आईजी साहब को पता ही नहीं था और उनकी सरजरिश करनी पड़ी और राइट लिखी कि जनाब ये कैसा महकमा चल रहे हैं, आप ये वर्दी क्यों पहन रहे हैं। मगर उसके पीछे जो उनको नहीं पता था उसके पीछे मैं आपको तफसील बता देता हूँ कि इस वक्त कराची में इंतजामिया की आपस में जंग चल रही है, लड़ाई चल रही है। अच्छा। कि होम मिनिस्टर साहब जो कि वो खुद बड़े कंट्रोवर्शियल तरीके से लाए गए थे, किसी का बैग लेके चलते थे और अब वो लाए गए, उनकी और आईजी की आपस में बातचीत भी नहीं है, वो एक दूसरे से टॉकिंग टर्म्स पे नहीं है। 2 मेजर अफसरान, कराची जैसा शहर जिसके अंदर पाकिस्तान की सब कुछ है, शहर आ गया है, सब कुछ वहां से आ रहा है, 2 मेजर अफसरान जो कि जिम्मेदार हैं लॉ एंड ऑर्डर की, आपस में बातचीत नहीं है। और जो होम मिनिस्टर साहब जो एआईजी हैं वो आईजी को रिपोर्ट करने की बजाय होम मिनिस्टर को कर रहे हैं। तो वहां पे इंतजामी सियासत चल रही है, वहां पे जो है पुलिस वालों की फलाने वालों से लड़ाई है, आईबी वालों की उनसे लड़ाई है, एफआईए के साथ लड़ाई है, रेंजर्स की मसले पड़े हुए हैं। मैं समझता हूं, मैं आप क्लास साहब आप सही कह रहे थे कि अदालतों में बड़ी अच्छी बात है कि ये वाला किया। मैं समझता हूं इससे बहुत ज्यादा की जरूरत है। लंदन में आप रहे हुए हैं, आपको याद है कि जब राइट्स हुए थे अदालतें सारी सारी रात बैठी रही, उन्होंने कहा जनाब ये जिसने भी राइट्स में हिस्सा लिया है ये वीडियो क्लिप्स हैं, अवाम से भी रिक्वेस्ट की कि इनको जो जो निशानदेही कर सकता है हम सारी सारी रात बैठे, एंड डे एंड नाइट दे सैट देयर, आइडेंटिफाइड दोज पीपल एंड पेनलाइज देम। तो हमारे यहाँ अदालतों में वो वाली स्पीड या वो वाला एनर्जी नहीं नजर आ रही जितने के हालात हैं। तो ये तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा, इसमें क्या ठीक होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आमिर मतीन साहब, जैसे आपने बात की है, बहुत बड़े बड़े अफसर हमने भी देखा है कि बड़ी रिपोर्ट सामने आती थी, अफसरान के बच्चे बड़े सामने आते थे जो खुद क्राइम में मुलविस होते थे। आज जो समाअत हुई है रफ क्लासेस साहब, प्रोसिक्यूटर जनरल का और चीफ जस्टिस का बड़ा दिलचस्प मुकालमा भी देखने में आया था, लेकिन जो एक बात थी बड़ी जबरदस्त, प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि ज्यादातर ऐसे मुल्जिमान को पेरोल पे छोड़ा गया जिनके शवाहिद मौजूद नहीं थे। तो यहाँ पर यह बात उठती है कि या तो हमारी सिंध पुलिस नकम्मी हो गई है या फिर मुल्जिमान ज्यादा होशियार हो गए। आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया है और मैं भी साफ तरह जवाब देने से बाज नहीं होऊंगा। ये जिनकी तरफ इशारा किया है ना कि यहाँ से मुल्जमान जो है ना, या इवन मुजरिम, मुल्जमान भी नहीं मुजरिम, उनको पेरोल पे रिहा किया गया, ये अल्लाह के फजल से जनरल मुशर्रफ के दौर में हुआ था, 2006 में किया गया था, 2005-6 में। और ये मोस्टली थे वो एमकेएम के लोग थे। ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं, मैं कोई नई चीज़ें आपके सामने मैं बैठ के मैं सिंपली उसको हिस्ट्री को रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जनरल मुशर्रफ के दौर में कराची जो था वहाँ से बिगड़ना शुरू हुआ और आज नाम ही नहीं है मुशर्रफ साहब का कि वो कितनी तबाही फैला के गए, उन्होंने क्या कुछ किया। क्या आपके तो अगर मुशर्रफ के दौर में ही वहाँ पे पुलिस वाले जो जिन्होंने ऑपरेशन में हिस्सा लिया था ना उसमें 96 में कि बेनजीर भुट्टो साहब के दौर में उनको कत्ल किया गया, उनको एक एक को चुन चुन के मारा गया। बाद में हमने देखा कि इनके 35 के लोग, आप कहेंगे तो किसी का नाम भी ले आएंगे, उनके नाम सुप्रीम कोर्ट में वहां पे पेश भी हुए थे जब इसकी कराची बदअमनी केस की पहले इसकी समाअत हुई थी। तो उन 35 लोगों के नाम पेश किए गए थे जो जेल में जिनको सजाएं हो चुकी थी, उनमें कातिल भी थे, भत्ताखोर भी थे, टारगेटेड उसमें किलिंग वाले लोग भी थे, और जनरल मुशर्रफ के दौर में पेरोल पे रिहा किए गए थे। तो किसी ने ये सवाल पूछा था, किसी एंकर ने इनसे, जनरल मुशर्रफ साहब से, कि हजूर आप तो बड़ा यहाँ पे बैठ के बातें करते हैं, तो आपके दौर में तो 35 के जो लोग थे वो वहां पे रिहा किए गए थे, मुजरिम थे। तो उनका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था जनरल साहब का। कहते हैं ये मेरा काम है, मैं बैठ के ये मामला देखता रहूंगा कि कराची में कौन यहाँ पे रिलीज हो रहा है नहीं हो रहा। और भाई ये आपके इन एक्शन की वजह से कराची इस हालत में पहुंचा है। और जनरल मुशर्रफ की मुदाखलत के बगैर 35 लोग वहां से किलर्स जो थे जेल से रिहा नहीं हो सकते थे, जिनका आज आपको पता ही नहीं है। सो ये कराची की हालत आज एक दिन में नहीं हुई और इसमें जनरल मुशर्रफ को शेयर लेना चाहिए कराची के हालात को यहाँ तक लाने। कराची के हालात बिगाड़ने में सबने अपना बराबर का हिस्सा डाला है। बिल्कुल, जनरल साहब ने डाला, आप अच्छा समझे बुरा समझे, उन्होंने एमकेएम को दोबारा खड़ा किया। सही। उनकी कोशिश थी, जो उनके हामी कहते हैं, उनके हामी यह कहते हैं जी उन्होंने स्ट्रीमलाइन में
मेन स्ट्रीम लाइन में लाने की कोशिश की कि एमक्यूएम को दोबारा पावर में लाओ, इनको आइसोलेशन से निकालो, तन्हाई से निकालो, इनको पावर में हिस्सा दो। बिल्कुल उन्होंने हिस्सा दिया, एमक्यूएम भी मिल गई, उनको वर्दी के साथ वोट भी डाले, उन्होंने अपने बंदे भी छुड़वाए, वहां पुलिस वाले मारे गए, एक लंबी कहानी है, वो भी हमने देख ली। और फिर पीपल्स पार्टी आई, उसमें एमक्यूएम फिर बराह रास्त उसमें शामिल थी। 2008 से लेके 2014 तक तो एमक्यूएम ने आके उसमें बराह रास्त पॉलिटिक्स में या उसमें पावर में शेयरिंग की। इससे पहले जनाब मुशर्रफ दौर में 2002 से लेके और 2007 तक भी एमक्यूएम बैठी रही। एमक्यूएम ने 14 साल वहां कराची पे रूल किया है। इनके इंटीरियर मिनिस्टर जो हुए इन्हीं के थे, और 12,000 बंदा मारा गया वहां पे टारगेट किलिंग में। ये जो आज बैठे आपको नजर आते हैं ना वहां पे, जिस पे भी हम बात करेंगे, आपको मुस्तफा कमाल वहां रोते नजर आते हैं, डॉक्टर सगीर रोते नजर आते हैं। वो इसलिए रोते नजर आते हैं कि उनको पता है कि 14 साल हमने इस शहर पे हमने हुकूमत की है, हमने अपनी मर्जी के यहाँ पे लोग रखे हैं, बंदे भर्ती भी किए हैं, बंदे वहां मरे भी हैं, मरवाए भी गए हैं, वहां पे कत्ल भी हुए। ये हम नहीं कह रहे, सारी की सारी चीजें सामने ही है। सो एमक्यूएम आज मासूम नहीं बन सकती। ये कह के आपके देखे हमारे साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, हमें तोड़ा जा रहा है, टूट रहे हैं। आपको 14 साल का हिसाब देना चाहिए था कि आपने कराची में 14 साल आपने रूल किया है, अपने कराची के शहरों को आपने क्या दिया है। जो कुछ दिया है वो 12,000 लाशें हैं। वो तो कहते हैं हमने बड़ा कुछ दिया है, हमने कराची शहर को बड़ा कुछ दिया। यहाँ पे जो तरक्याती काम हुए हैं, जो मुस्तफा कमाल ने कराए हैं, वो कोई एहसान नहीं उन्होंने किया था, उनकी जिम्मेदारियां जिम्मेदारियां थी वो किसने पूरी? जिसने कराया आज वो खुद कह रहा है, उनके खिलाफ बैठ के बयान दे रहा। आप और मैं तो नहीं दे रहे ना। अगर इन्होंने, और उसमें 300 बिलियन रुपीज एक बड़ी अमाउंट थी जो उसने किया, उस दिन कहा मुस्तफा कमाल ने कहा है कि 300 बिलियन रुपीस की मैंने डेवलपमेंट वर्क कराया। अच्छा, इस पे मैं एक सवाल करूंगी आपसे रऊफ क्लासा साहब, बड़ा दिलचस्प सवाल है और ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा की जानिब से उठाया गया था। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, कुछ बात करेंगे मुस्तफा कमाल के उस कमाल की जो कुछ रोज पहले किया गया और आज जो सूरत हाल रही कराची की, उससे मुतालिक भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। गुड शॉट। कोई चाय पिला दे। लिप्टन प्लीज। हमजा, चैलेंज ना करो। हाँ मान गए, न्यू लिप्टन का टेस्ट बेस्ट है। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और मुकाबिल में हमने ब्रेक से कबल कुछ बात की थी उस सियासी भूचाल की जो कि कराची की फिजाओं में इस वक्त घूम रहा है, कराची की सियासत में आ चुका है। रऊफ क्लासा साहब, आपकी जानिब आएंगे। हमने देखा कुछ रोज कबल एक शख्स आता है एयरपोर्ट से एक आम शहरी की तरह और कुछ देर के बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। मुस्तफा कमाल की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं, बड़ी बड़ी चीजें, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हैं। लेकिन हमने माजी की अगर झांक लेना तो हमने देखा है कि बड़े ऐसे लोग जो अपनी पार्टियों से निकले, उन्होंने पार्टी से बगावत की, लीडर से बगावत की, तो दफन हो गए, तनहा रह गए, आगे नहीं बढ़ सके। ये सवाल तो आपको बड़ा अहम है, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता कि मौजूदा सिचुएशन पे आके इस पे अगर इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। ये जहन में रखें कि ये जो ज़्यादातर मिसालें दी जाती हैं दो पार्टीज़ के बारे में दी जाती है। भुट्टो साहब की फांसी के बाद ये कोशिशें की गई थी कि वो समझते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो जो है वो इतनी कोई कल की लड़की वाला हिसाब है, तो उसके अंकल जो थे और बहुत सारी लंबी लिस्ट थी अंकल्स की, जो उसको समझाने की कोशिश करते थे बेनज़ीर भुट्टो साहबा को कि आपको सियासत का क्या पता है, हम भुट्टो साहब के साथी हैं। तो बेनज़ीर भुट्टो ने कहती होती थी कि अगर आप इतने समझदार थे तो मेरे बाप को फांसी ना लगने देते, और जब वो फांसी लग रहे थे तो उस वक्त तो आप लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, आप कोई भी वो उनकी हेल्प नहीं कर रहे थे। सो एक हमने उनके दौर में देखा, मुस्तफा खार को हमने देखा, हमने मुमताज भुट्टो को देखा, उसके बाद जतोई साहब को देखा। एक लंबी लिस्ट है कि जिन्होंने छोड़ा और जो आप वाली बात है वो गायब हो गए। फिर हमने नवाज शरीफ साहब के दौर में भी देखा कि एक यहाँ पे किंग्स पार्टी जब खड़ी की गई थी, आज किंग्स पार्टी गायब हो गई है, जिसमें ये परवेज अली साहब थे, जिसमें सारे उसमें मुशाहिद हुसैन साहब थे, या बहुत सारे वही लोग जो जनरल आज हम मुशर्रफ के वजीर थे वो नवाज शरीफ साहब के साथ हैं। लेकिन एमक्यूएम का थोड़ा सा फर्क पड़ता है। एमक्यूएम के साथ माजी में हुआ है वो ठीक है, 92 में हुई ये चीजें जिसका एमक्यूएम कहती रहती है कि आप 1992 तो खबरों में सिर्फ 92 का ही जिक्र हो रहा है। मैं इससे थोड़ा सा आके इख्तलाफ करूंगा कि 92 में और 2016 में बड़ा फर्क है। 1992 कह रहे हैं, 92 चैनल तो नहीं कह रहे आप। नहीं, हम 1992 की बात कर रहे हैं। 1992 की बात कर रहे हैं कि आज में 24 साल का एक उसमें सफर है। ये जहन में रखें, जब उस वक्त एमक्यूएम को तोड़ने की कोशिश की गई थी 92 में, उस वक्त एमक्यूएम ने 14 साल कराची पर रूल नहीं किया हुआ था। सही। कराची में एज सच एमक्यूएम के दौरे हुकूमत में या एमक्यूएम पीपल्स पार्टी और ये जनाब मुशर्रफ का मिला के दौर देखें, 12,000 लाशें नहीं गुजरी थी। लोगों का शऊर लेवल मैं समझता हूँ वो उस लेवल पे नहीं आया था जो आज है। आज यहाँ पे आपका 100 चैनल्स हैं, आपके पास ट्विटर है, आपके पास फेसबुक है, आपके पास अब इंफॉर्मेशन मीडिया नहीं
आपका सोशल मीडिया बड़ा पावरफुल हो चुका है। आज के दौर में कोई इंफॉर्मेशन रुकना, कुछ चीजें सामने आना, लोगों का शऊर वो 1992 वाला नहीं है। और यही वजह है कराची में वो रिएक्शन नहीं आ रहा। आप देख लें, कोई हड़तालें नहीं हो रही वहां पे। इवन जो आप एमक्यूएम की लीडरशिप देखें, वो भी वो कहते हैं ना, देखो और वो बैठो और देखो कि पॉलिसी देखे, इंतजार करने वाली पॉलिसी है, वो भी स्टांस नहीं ले रहे। जो एमक्यूएम के बड़े बड़े लीडर्स हैं वो भी स्टांस नहीं ले रहे। तो मुझे लगता है कि 92 में और 2016 के एमक्यूएम में, उसमें से पुल्लू में से बहुत सारा पानी गुजर गया। मैं नहीं मानता कि जो नए लोग आए हैं, नई पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको रिस्पांस नहीं मिलेगा, ये गायब हो जाएंगे। बल्कि मुझे लगता है जो इनकी जेन्युइन एमक्यूएम थी, इनकी वो अब कह सकते हाँ ज्यादा खतरा उसको है। मुस्तफा कमाल को तो नए पार्टनर मिल सकते हैं, मेरा ये ख्याल है उभर सकते हैं, और उसकी कई रीजन है मेरे पास। अच्छा, आमिर मतीन साहब, ये जो बातें की जा रही हैं कि अल्ताफ हुसैन की तबीयत खराब है, हो सकता है अपना वो जानशीन तो मुकर्रर नहीं करेंगे, लेकिन बातें तो ये भी गर्म है कि हो सकता है मुस्तफा कमाल उनकी जगह ले लें। खैर, ये उनकी बीमारी के मुतालिक बड़ी इतलाएं आती हैं, मगर जाहिर है कि मेरे पास कोई डायरेक्टली कोई सबूत नहीं है कि मैं इसको पेश कर सकूं। और ये मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी जो आने या ना आने वाली ना, इससे पहले ठीक है बड़ी दफ़ा ये हुआ और मिसालें दी जाती हैं, और ये अभी ड्रामा शुरू हुआ है। तो आइंदा देखेंगे कि आने वाले दिनों में क्या होता है। फौरी तौर पर 2-3 चीज़ें हैं। मिनिमम इसका जो असर पड़ेगा ना, अगर ये नहीं भी ले सकेंगे तो ये है कि ये कराची, ये वो एमक्यूएम नहीं रहेगी। इस एमक्यूएम जो नहीं अब एमक्यूएम बन गई है कि इस एमक्यूएम में वो जो रात के 2 बजे उठा के बच्चों को बिठा के सामने बिठा दिया जाता था, गाली गलूच होता था, और जो जिस तरह के अल्फाज यूज किए जाते थे वो नहीं होंगे। आइंदा वो ख्याल किया जाएगा। दूसरा ये कि वो जो कराची था जिसके अंदर बड़ा केओस है, बड़ी मिसगवर्नेंस है, मगर वो जो एक टेरर का एक दहशत थी कि लोग बात ही नहीं कर सकते और चल नहीं सकते, वो दहशत भी उस तरह की अब आसानी से नहीं वापस आएगी। ये मॉडरेशन आ रही है जो कि मैं समझता हूँ बड़ी मुस्बत चीज है। ये मिनिमम तो होगा ही होगा। ये हाँ अलबत्ता कि क्या आने वाले दिनों में अभी बहुत कुछ देखना है। फिलहाल ये हुआ है कि एमक्यूएम में इस वक्त डर पड़ा हुआ है, कोई किसी पे एतबार नहीं कर रहा, हर आदमी पे शक किया जा रहा है कि शायद ये मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ, कौन, हर के एक दूसरे के फोन पे लोग केयरफुल हैं। और आधे लोगों के, जिस तरह अहमद सिद्दीकी का नाम आ गया, और भी दबे दबे सोशल मीडिया में भी आ रहे हैं, विस्परिंग हो रही है पूरी कराची में इस वक्त, विस्परिंग हो रही है कि जनाब और कौन कौन लोग हैं। तो वो लोग जो कि तंग थे या बातें करते थे आपस में, थोड़ा थोड़ा खुल के बात करने लग पड़े हैं। सो इस वक्त क्राइसिस तो चल रहा है, पर मैं समझता हूँ कि ये क्राइसिस, अभी ये ड्रामा, ये अंगीठी आग के ऊपर रख दी गई है, अभी इसके अंदर डोई फिर रही है, अभी ये कुछ और दिन फिरेगी, इसमें मसाले पड़ेंगे, इसमें और चीजें पड़ेंगी। तो इसकी जो शेप है ना फाइनल, वो कुछ हफ्ते और महीने लग जाएंगे क्लियर होते हुए कि वो क्या बनेगी। फिलहाल लोग मजा ले रहे हैं टेलीविजन चैनल्स का, सुबह से वो जो रेटिंग्स थी ना ठीक हो जाएंगी, रोज एक आधा जो है ना डॉक्टर सगीर जैसे आ जाएंगे। और वो हमने ये बाय द वे हमने ये कल परसों यहाँ पे ये पेशीन गोई थी कि आने वाले दिनों में रोज एक आधा आया करेगा। आप देखिएगा जब आइंदा इस तरह के लोग भी आएंगे जो तफसीलात देंगे कि जनाब मुझसे सौलत मिर्जा जैसे लोग आएंगे कि मुझसे ये कहा जाता था इतने कत्ल करवा दो, ये कर दो। जब वो सिलसिला शुरू होगा ना तो ये और गंभीर बनेगा। पर मैं समझता हूँ इसमें जिस तरह मैंने कहा मुस्बत लाइन भी है कि इसके बाद कराची एक डिफरेंट शहर होगा और ये पार्टी एमक्यूएम एक डिफरेंट पार्टी होगी, जो कि इतनी बुरी बात नहीं है। अच्छा आमिर मतीन साहब, अभी आपने जैसे सौलत मिर्जा की बात की है, सौलत मिर्जा को फांसी से पहले जो उसके बयानात सामने आते रहे तब भी लोगों ने इतना बिलीव नहीं किया। मुस्तफा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौलत मिर्जा की बात की, उसने कहा कि किसको अजमल पहाड़ी ने अजमल पहाड़ी बनाया, किसको सौलत मिर्जा ने इस कदम पे लाके खड़ा कर दिया, इस नहज पे लाकर खड़ा कर दिया कि वो इस किस्म के कदम उठाए। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात की आमिर मतीन साहब ने, ड्रामा शुरू हो चुका है। आज एक एपिसोड हमने भी देखा डॉक्टर सगीर के हवाले से, बड़ा दिलचस्प एपिसोड था। लेकिन जो सवाल मेरे जहन में है, यकीनन लोगों के जहन में भी होगा, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि जी मेरा ज़मीर जाग गया है। तो सवाल ये है कि इतने सालों से आप पार्टी के साथ काम कर रहे हो, आपका ज़मीर तब क्यों नहीं जागा, या आपको किसी कंधे का सहारा चाहिए था? मेरा वैसे इस पे ये जो एक तनकीद आ रही है ना एमक्यूएम के लोगों के कि इनका ज़मीर उस वक्त क्यों नहीं जागा। मैंने कल इस पे कॉलम भी लिखा था एक इसी टॉपिक पे कि लोग जो हैं अब उनके पास क्या ऑप्शन होना चाहिए। ज़मीर को अगर सुलाए रखें तो भी हम नाराज हैं,
कि जनाब ये देखें कत्ल हो रहे थे, भत्ताखोरी हो रही थी, टारगेट किलिंग, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप उर्दू स्पीकिंग हैं, आप एक तहजीब के नुमाइंदे हैं, आपके होते हुए ये हो रहा था और आप चुप करके बैठो। ये मेरे जैसे दानिश्वर इन्हीं कोई ताने देते रहे हैं, मैं अकेला नहीं, 20 और भी देते थे। जब एमक्यूएम पे तनकीद होती थी सबसे पहले हम ये कहते थे मिडिल क्लास हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप एक बहुत बड़ी तहजीब और उसको कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग बगावत क्यों नहीं करते, आप अपने आप को डिस्टेंस क्यों नहीं करते। हम तनकीद करते रहे। जब वो लोग अपने आप को डिस्टेंस करने लगते हैं तो हम तोपे और गन्ने लेकर पड़ जाते हैं कि आपका ज़मीर उस वक्त क्यों सोया हुआ था। ज़मीर की ये जहन में ये चीज रखनी चाहिए कि एक हर बंदे की अपनी कैपेसिटी होती है ज़मीर के मुताबिक। बाज लोग होते हैं 6 चीजें गलत मान लेंगे, 2 मान लेंगे, बाज 1 भी नहीं मानेंगे, बाज 20 मान लेंगे, बाज का उनका पैमाना होगा कि बस 20 तक बात पहुंची तो बस हमारे हाथ खड़े हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकेंगे। सो इनको ताने देने की बजाय एक इसको एवोल्यूशनरी प्रोसेस क्यों नहीं समझते। अगर तारीख में इसी तरह की चीजें होती, फिर भुट्टो साहब का जो है, जो लोग आज उन पर तनकीद कर, पीपल्स पार्टी के लोगों में सुन रहा था, तो भुट्टो साहब का ज़मीर क्यों जागा जाके उसमें 65 में क्यों जागा, वो 58 59 में वजीर बन गए थे यूब खां के। और बहुत सारे लोग वहां पे नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट में जो बैठे हुए थे, जो बाद में जनाब मुशर्रफ के साथ मिल गए थे, तो उनके ज़मीर क्यों नहीं जाके जनाब कि जब नवाज शरीफ साहब हुकूमत कर रहे थे, बाद में उस नवाज शरीफ साहब बुरे हो गए, जो जनाब मुशर्रफ के साथ बैठे हुए थे उन्होंने नवाज शरीफ को फिर ज्वाइन कर लिया। उनसे पूछा जाना चाहिए, हजूर 5 साल आपने जनाब मुशर्रफ के साथ बैठकर रूल किया है, आपका उस वक्त जमीर नहीं जागा, आज आपका जमीर जाके आप नवाज शरीफ के साथ मिल गए। इसको 2 तरीकों से आप इसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। या तो इसको एवोल्यूशनरी प्रोसेस कह लें, ठीक है, एक प्रोसेस है इंसान का, उसमें आगे बढ़ना है, चीजों को गलत भी देखना है, सही भी देखना है। या दूसरा एक पब्लिक ओपिनियन है जनाब की साजिश है। एक पाकिस्तानी कौम जो है हर वक्त एक तो उसको साजिशी किरदार चाहिए, उसको साजिश चाहिए। वो जो आमिर साहब कह रहे थे कि एक डेली, आपने भी लफ्ज इस्तेमाल किया कि ड्रामा चाहिए उनको, कुछ नया होना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कराची में ये नया बड़े अरसे बाद हो रहा है, ये ज़हन में रखें। ये 92 के बाद ये बड़े अरसे बाद हो रहा है, उसके बाद ये 96 में कराची में कुछ नई चीजें हुई थी, अब जाके ये कराची में नई चीजें हो रही हैं। आपकी इजाजत से ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी रऊफ कह रहे थे कि इन्होंने आगे जिक्र किया मुशर्रफ के दौर में कि जनाब क्या क्या हुआ। ये याद रखना बड़ा जरूरी है। वो इसलिए कि जब हम ये तनकीद करते हैं, और ये भी बता रहे थे कि कराची में कितनी बद इंतजामी है, मिस गवर्नेंस है, लूट मार, आपस में लड़ाई, तो लोग समझते हैं कि इसका इजी सोल्यूशन है कि यहाँ मार्शल लॉ लगा दी, फौज आ जाए। तो लोगों को ये याद दिलाना बड़ा जरूरी है कि जनाब ये जो गन पड़ा हुआ है, इसकी नर्सरी जो लगी थी, वो नर्सरी, ये गन जो पढ़ना शुरू हुआ ये मुशर्रफ के दौर में पड़ा, और जमाने में किसी ने नहीं पूछा। तो सोल्यूशन इसका ये नहीं है कि इसका मुतबादल जो है वो फौज का ले आना है, बल्कि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्होंने इर्तिकाई अमल से ये एमक्यूएम को भी रिफॉर्म होने, जिस तरह मैंने कहा मुस्बत चीज है, पीपल्स पार्टी को भी इस तरह ही ठीक करना है, क्योंकि क्या करें, सिंध में 2 ही जमातें हैं। बात कह दूं जो मैं कहना चाह रहा हूं कि इंतजामी मसाइल बड़े हैं, सियासी मसाइल बड़े हैं, रियासती इदारत है अदालत, उनको अपना रोल अदा करना है कि हेल्प करें इनकी, बस इनको ठीक करने में। वही बात करना हम लोग चाह रहे हैं कि मतलब इंतजामिया और इसके साथ साथ जितनी भी पार्टियां ठीक करने की तो हर एक को जरूरत है, और इदारों को सख्ती से इस चीज के ऊपर एक्शन लेना होगा। गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प होती जा रही है, इसमें चौधरी निसार का तस्करा भी हम करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही है कराची की सियासत के ऊपर। मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के उसके बाद आज हमने देखा कि जिस तरह से एक और शामिल हुए मुत्तहिदा के रहनुमा, अब तो साबिक उन्हें कहा जा सकता है। रऊफ क्लासा साहब आपकी जानिब आएंगे। मुस्तफा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो बातें हमने बहुत सुनी, उसके बाद अनीस कायम खानी ने बात की, वो बातें भी हमने सुनी। आज जो डॉक्टर साहब के साथ से बात की गई वो भी पुरानी थी, नया तो कुछ भी नहीं था। इंकशाफात किस बात के? फिर सरवत इसमें जो मेरा ख्याल है एज ए रिपोर्टर जो मैं फील करता हूँ, बाज़ मैं खबरें ले आता हूँ, सही है, ये बहुत सारे रिपोर्टर और भी ले आते हैं, स्कैंडल ले आते हैं, वो मैं डॉक्यूमेंट पे ले आऊँ, अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे ले आऊँ, वो मेरी इन्फॉर्मेशन होती है किसी बंदे के बारे में। अब उसको खबर कह सकते हैं आप, वो बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, लेकिन अगर जिस बंदे के बारे में मैंने इंकशाफात किए हैं, कोई स्कैंडल दिए, अगर वो बंदा खुद बैठ के उसको कंफर्म कर दे, वो बड़ी खबर हो जाती है। ये जहन में रखें। एक मेरी तरफ से फाइंडिंग आना, एक उस बंदे का जो अक्यूज है उसका खुद कह देना कि ये फलां फलां गलत चीजें मैंने की, इन दोनों में बड़ा फर्क है। ये मैं आज रिपोर्टर बता रहा हूँ। सेम इज आप इसके बारे में, ये मुस्तफा कमाल और एमक्यूएम के बारे में, एमक्यूएम के बारे में कोई बात नहीं है, अब मान लेते नहीं उसमें नहीं है। ये चौधरी निसार अली खान साहब ने लाखों उसमें तकरीरें की हुई, मैं सुना सकता हूँ, कौमी असम्बली में डेली एमक्यूएम के साथ इनकी तकरीरें होती थी, इन्होंने बहुत सारी की हुई होंगी। तो चौधरी साहब के पास कौन से सबूत थे जब ये खड़े होकर तकरीरें करते थे? जब इनकी और वसीम अख्तर की
आपस में वो हो गई थी, लड़ाई हुई थी, और इन्होंने एक दूसरे के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो तो हम टीवी पे बैठ के बता नहीं सकते थे कि चौधरी साहब ने क्या फरमाया था उनके वसीम अख्तर साहब के या उसके बारे में, वहां पे अल्ताफ हुसैन के बारे में, और वसीम अख्तर ने क्या फरमाया था लाहौर वालों के बारे में या ओवरऑल पंजाब वालों के बारे में, वो तो टीवी पे हम चला नहीं सकते। इस तरह की गुफ्तगू की हुई है जो कि उस वक्त टीवी पे चली हुई है। तो उस वक्त उनके पास कौन से सबूत थे चौधरी साहब के पास? और मुझे याद है चौधरी निसार अली खान साहब ने फरमाया था कि मेरे पास जिस लंदन के अस्पताल में अल्ताफ हुसैन साहब का इनका ट्रीटमेंट हो रहा है और जिस बीमारी के लिए हो रहा है, मेरे पास सारे सबूत हैं। ये फुटेज पड़ा हुआ है उनका, मैं उनको दिखा सकता हूँ। अब यूट्यूब पे जाएं, अभी उसको गूगल करें, आपके सामने आ जाएगा। तो चौधरी साहब से पूछना चाहिए, जब आप अपोजिशन लीडर थे, आप कहते थे मेरे पास सबूत हैं, और अगर आपके पास सबूत नहीं तो फिर एमक्यूएम पे इतनी बड़ी सख्त आपने तकरीरें कैसे कर ली? आज वो फरमाते हैं जनाब कि ये तो नई बातें नहीं है। भाई ये नई बातें से ज्यादा खतरनाक चीज है। सरवत ये जहन में रखें। रीजन कि एमक्यूएम का उनका ब्लू आइड, उनका एक ऐसा एक उनका लीडर या लड़का जिसको एमक्यूएम सेल करती रही है एज ए शो उसको बॉय के तौर पर, ये देखें हमारे पास पढ़ा लिखा लड़का है, ईमानदार है, अच्छा है, एक्टिव है, और इसने कराची ठीक कर दिया, इसने कराची को साफ सुथरा कर दिया, 300 बिलियन रुपए इसने खर्च कर दिया और कराची ठीक हो गया। आज उनका अच्छा लड़का जो है, गुड बॉय जो है, गुड काप जो है, वो बैठ के ये कह रहा है कि जनाब जिस पार्टी को मैं सर्व करता रहा हूं वो कातिल भी है, वो बताखोर भी है, वो गालियां भी निकालते हैं, वो आके ड्रिंकिंग भी करते हैं। उसने मतलब वो 7 डेडली सिन्स जो होते हैं, 7 डेडली सिन्स की फहरिस्त पेश की है। उनका बैठ के इंकशाफात कहें या उनका कंफर्मेशन कहें, इट मेक्स ए वेरी बिग स्टोरी फॉर मी एज वेल एज ए जर्नलिस्ट, एज ए रिपोर्टर, कि वो बड़ी खबर थी। उनका बैठ के कंफर्म करना, मेरा इल्जाम लगाना, आपका लगाना, किसी और पार्टी का लगा देना, वो इल्जाम थे। एमक्यूएम कहते इल्जाम हैं। वो भाई आपकी पार्टी का अपना बंदा जो आप कह सकते अल्ताफ हुसैन के बाद सबसे ज्यादा जिसको अहमियत दी गई है, सही। जिसको ज्यादा मीडिया पे सेल किया गया है, वो आपको कह रहा है कि जनाब कि आप कितने आप गलत काम करते रहते हैं। ये कह देना जी कि इनके सबूत नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है, तो मेरा ख्याल है ये अनफेयर बात है। अच्छा, बिल्कुल आपने रऊफ क्लासा साहब बिल्कुल दुरुस्त बात कही है कि एक बंदा पार्टी का निकलकर खुद इस किस्म की बातें कर रहा है तो यकीनन उसमें सदाकत मौजूद होगी। आमिर मतीन साहब, जिस तरह से रऊफ क्लासा साहब ने बात की है, तकरीबन 2014 था जब मंजर आम से गायब हुए मुस्तफा कमाल। उसके बाद मैंने खुद, बल्कि आम लोगों ने भी देखे होंगे, एक निजी प्रोग्राम में बैठे हुए थे, 2013 की बात है कि एक क्लिप सुन के चल रहे थे, वो बाकायदा तौर पे डिफेंड कर रहे थे, अल्ताफ हुसैन ऐसे नहीं है, एमक्यूएम ऐसी नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। और आज वो बंदा खुद बैठ के कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है कि ये सब है। ये उनका तो 2 साल पहले वो कहते थे। ये डॉक्टर सगीर साहब जो आज हुए, ये दिनों और हफ्तों पहले असेंबली के अंदर डिफेंड कर रहे थे, और भी शायद कई ऐसे आए जो भी हफ्तों और दिनों पहले डिफेंड कर रहे थे। तो ये जब ये ऐसे मामला जब खुलते हैं तो फिर ऐसे ही होता है। आगे बात हो रही थी, ये नई बात करने की, तो मेरे जहन में वो खुर्शीद का वाकया, जब रशिया के सोवियत यूनियन के सदर बने स्टालिन के बाद, तो उन्होंने स्टालिन के खिलाफ एक खौफनाक किस्म की तकरीर की। तो किसी ने क्राउड में से कहा जब स्टालिन पावर में था उस वक्त क्यों नहीं बोले? तो उसने एकदम रुके कहा, उसने कहा कौन बोला, खड़ा हो जाए। क्राउड बिल्कुल डर गया और आवाज भी नहीं निकली। उसने कहा मैं भी इसलिए नहीं था बोला उस वक्त। तो जब एक डर और खौफ की फिजा होती है उस वक्त तो कोई नहीं बोलता। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि कराची के अंदर ये चीज हो गई है कि ये 20 साल से ये रॉ के हम इल्जाम सुन रहे थे और ये सारी चीजें देख रहे थे, सुन रहे थे, पर अभी माहौल ये बदल गया है कि ये सवाल होंगे और ये सवाल का जवाब एमक्यूएम को देना पड़ेगा। सही, जो सही। ये नहीं है कि वो बिल्कुल जो पहले की तरह बिल्कुल रद्द कर देते थे। कि टीवी पे हम सारा पाकिस्तान तमाशा देखता था कि ये बैठे हुए हैं रात के 2 बजे तक, एक अजीब दरबारी सा सिकनिंग बीमार माहौल था और ये एमक्यूएम के लोग बर्दाश्त किए जा रहे थे। तो अंदर से अब उनके खुद बोलना शुरू हो गए लोग, और वो जो लिस्ट जो है, जो बाकी भी जो है, वो बुनियादी इन चीजों से तंग है कि यार ये क्या हर वक्त डर और हरासना करने का एक माहौल, कि वो जो आज डॉक्टर सगीर साहब कह रहे थे उनकी और नकाइश होंगे। पर ये बात कि हर वक्त एमक्यूएम के लोग डरे रहते थे कि किस वक्त फोन आ जाए और किस वक्त पहुंच जाए। ये आजकल क्या देखे ना, ये क्या है, ये कोई नाज़ी जर्मनी है? तो ये माहौल बड़ा सा चलता रहा। तो मैं समझता हूँ कि मुस्बत बात ये हो रही है, कराची का माहौल बदल रहा है, और मिनिमम ये जरूर होगा अगर और बड़ी वाकयात ना हुए कि एमक्यूएम रिफॉर्म हो जाएगी। तो हमें तो बहुत अच्छा है हमारे लिए कि एमक्यूएम की बड़ी खूबियां हैं, उसके अंदर मिडिल क्लास लोग हैं, वो कराची को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कौमी धारे में अगर आके रिफॉर्म्ड एमक्यूएम अपना रोल अदा करती है तो हमें और क्या चाहिए फिर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रऊफ क्लासा साहब, साल साल से हमने ये बातें सुनी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस किस्म की सरगर्मियों में मुलविस है, रॉ की बड़ी बातें होती रही, फंडिंग की बहुत बातें होती रही। उसके बाद हमने देखा काफी अर्सा पहले सरफराज मर्चेंट ने भी
बड़े बड़े इंकशाफात किए, फिर मुस्तफ़ा कमाल मंजर आम पर आ गए। चौधरी निसार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि ये सब बातें पुरानी है, कुछ इसमें नया नहीं है। अगर बातें सब पुरानी है तो अभी तक कुछ किया क्यों नहीं गया? तो चौधरी निसार साहब ना बड़े मजे के आदमी हैं, मुझे कभी बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो इवन यहाँ तक कह देता हूँ जनाब के शायद मुल्क के वजीर आजम होते तो हालात शायद बेहतर होते। और कभी मैं अपने ऊपर मैं उसमें वो हो रहा होता हूँ, अगेन एम्बेरस हो रहा होता हूँ। मसलन मैं चौधरी साहब से मादरत के साथ, बड़े आदमी है, दबंग आदमी है, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, जब बोल टीवी के खिलाफ न्यूयॉर्क टाइम्स में स्टोरी छपी, सही, आपने कोई सबूत मांगे थे कि पहले सबूत लाए जाएं? स्टोरी वहां छपी बोल टीवी के खिलाफ या उस एग्जिट के खिलाफ, तो आपकी एफआईआर और जो एफआईआर के आपने कुछ ब्लू आइड बॉयज रखे हुए जिनका काम ही ये है कि लोगों को हरास करें, पीछे पड़ जाएं। मुझे ये सवाल बताएं चौधरी साहब, और मैं आई विश के उस दिन कोई रिपोर्टर जुर्रत दिखाता, लेकिन वो जैसे कह रहे हैं ना कि चौधरी साहब भी अपनी मर्जी के खिलाफ किसी को सवाल नहीं पूछने देते, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पहले बता देते हैं, उन्होंने नाम रखे होते 3-4 6 चमचे रखे हुए 1 2 3 4 उन्हीं से पूछते। कोई एक रिपोर्टर किसी दिन थोड़ी सी हिम्मत करे, कुछ नहीं, कुछ जान पे उनकी मैं माफी मांग लेता हूँ चौधरी साहब से, जान के अमान मैं ले देता हूँ उनसे, बड़े अच्छे बंदे हैं, जान के अमान पा के चौधरी निसार अली खान से पूछें, जिस दिन बोल टीवी के खिलाफ या एग्जिट के खिलाफ आपको यूं लगा था जैसे पाकिस्तान में इतना बड़ा तूफान आ गया, आपने सबूत पहले इकट्ठे किए थे? आपने न्यूयॉर्क टाइम्स से सबूत लिए थे, जो उसके रिपोर्टर ने स्टोरी फाइल की थी, आपने उसका वेट किया था, उधर स्टोरी छपी है तो शाम तक तो गिरफ्तारियां भी हो चुकी थी, उनके सारे के सारे दफ्तर सील हो गए थे, इक्विपमेंट्स ले रही थी। सो वो कहते मीठा मीठा हप हप और ये कड़वा कड़वा उसमें थू थू वाला हिसाब है, जहां पे आपके इंटरेस्ट इन्वॉल्व थे, आपने कुछ लोगों को खुश करना था चौधरी निसार अली खान ने या इनको वजीर आजम ने, जो पूरा कोई गैंग बना था जिन्होंने बैठ के सारी की सारी साजिशें की थी कि एग्जिट को या बोल को कैसे बंद करना है। तो चौधरी साहब से पूछें, और कोई रिपोर्टर पूछे इस्लामाबाद के हमारे रिपोर्टर ना हमें शर्मिंदा ना करवाएं, ये थोड़ी सी जुर्रत दिखाएं। खौफ की फिजा नहीं, कोई खौफ की फिजा नहीं, इन्हें चौधरी निसार अली खान से, इनको इस्लामाबाद के सहाफियों को पूछना चाहिए, हमें शर्मिंदा मत करवाएं। ये जितने जी हजूरी करते हैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो खड़े होकर चौधरी निसार अली खान से पूछें कि सर आप हमें बताएं, अब आप कहते हैं कि आपको ये आके वो सबूत दे, मतलब है वहां से आके मुस्तफा कमाल सबूत दे, आपने उस वक्त जब बोल और उसको एग्जिट को बंद करवाया था, गिरफ्तारियां कराई थी, आपने सबूत, और अभी तक एफआईए के पास कोई सबूत नहीं है, चालान तक नहीं पेश कर सके। तो सबूत मांग रहे हैं, यहाँ सबूत मांग रहे हैं। बात यह है कि मुझे समझाया जाए, क्या मुस्तफा कमाल के पास किसी एजेंसी ने राब्ता किया है, एफआईए, नैब या किसी और इदारे ने, कि हुजूर आपने इल्जामात लगाए हमें सबूत दें? क्या किसी ने अप्रोच किया है? आपने कोई बनाया है? तो चौधरी साहब जो हैं ये बड़ा इंतहा गलत प्ले कर रहे हैं, इन्हें इस तरह नहीं करना चाहिए। रियासत अगर अपने आप को एक डिस्टेंस कर लेगी कि मुल्क में तोड़ने की बातें हो रही हैं, राह से फंडे की बातें हो रही हैं, वहां पे रहमान मलिक को वहां पे ब्रीफिंग की बातें हो रही हैं, उसके बावजूद भी एक मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर ये कहते हैं ना आपके आपस की लड़ाई है, हमारा कोई नहीं है, रियासत फिर खतरे में है। रियासत को आप हेड करते हैं, इसलिए करते हैं कि आप पार्टी बनते हैं, और चौधरी साहब कहते हैं कि मेरा उसमें एग्जैक्ट में बोल में तो मैं पार्टी था। बस वही यही तो बातें, यही बातें रऊफ क्लासा साहब। आमिर मतीन साहब, मुख्तसरन आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से चौधरी निसार की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मुस्तफा कमाल के बारे में बात हुई, तो उन्होंने बगैर तहकीकात के जो इल्जामात मुस्तफा कमाल की जानिब से लगाए गए उन्हें लिफाजी करार दे दिया। तो जब आप मतलब तहकीकात नहीं कर पा रहे तो आप किस तरह किसी के इल्जामात को लिफाजी कह सकते हैं? मैं क्या समझता हूँ कि जो बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि जब तफ्तीश और सियासत इकट्ठे हो जाए ना तो वो अच्छी चीज़ नहीं होती किसी के लिए भी। और चौधरी निसार साहब ऐसी पोजीशन पे बैठे हुए हैं और आजकल हम ऐसे हालात में हैं कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि ये बड़ी सीरियस संजीदा इल्जामात हैं, सख्त इल्जामात हैं, इस पे आप सियासत नहीं कर सकते। ये पहली दफा रॉ वाला जो इल्जाम है ये कोई छोटी बात नहीं है, इसको इस तरीके से रद्द नहीं किया जा सकता। चौधरी निसार साहब का अपनी स्टेटमेंट है, जब ये पहली दफा ये सबूत जो आए थे वो स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ से आए थे कि उन्होंने जब छापा मारा था तो ये लिस्टें सामने आई थी। उस वक्त चौधरी निसार साहब ने कहा था कि जी हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी कह रहे हैं और कि हमें वो सबूत, हमें भी वो कॉपियां फराहम की जाएं। ये इनकी अपनी स्टेटमेंट है। अच्छा, जिस तरह से आमिर मतीन साहब आपने रॉ से मुतालिक बात की है, तो अभी पाकिस्तान और भारत की इंटेलिजेंस शेयरिंग पर भी बात करेंगे, रॉ के ऊपर भी कुछ बात होगी। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो तफसीलन इस चीज को ज़ेरे बहस रखेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से कबल कुछ दिलचस्प गुफ्तगू हो रही थी चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक। तो रऊफ क्लासा साहब क्या कोई लास्ट कमेंट करना चाहेंगे? मैं सिंपली चौधरी साहब से इतना पूछना चाहता हूँ कि इतनी नाइंसाफी ना करें। मतलब हर बंदे ने एक दिन खुदा की अदालत में पेश होना है,
आप MQM पे मैं एक काम करता हूँ, अपनी मैं इसको रिसर्च टीम को भेजता हूँ, मैं खुद भी जाऊंगा। अच्छा। और इनकी लाइब्रेरी में जो MQM पे इन्होंने इल्जामात लगाए हुए हैं ना, मैं वो निकाल के लाता हूँ। यानी कि हम सबूतों के लिए तैयार हो बिल्कुल तैयार हो जाए, हमारा काम ही है ना, हम तो रिपोर्टर टाइप है। मैं कौमी असेंबली में जो पढ़ी हुई है इनकी तकरीरें जो की हुई हैं इन्होंने, और बड़ी खौफनाक तकरीरें की हुई हैं, वो जरा कौम को दिखाते कि चौधरी साहब जो खुद इल्जाम लगाते थे इनके पास सबूत होते थे, नंबर 1। अच्छा। और नंबर 2 जो मैं रिपीट करूंगा, शोएब शेख जो है एग्जिट का मालिक, वो तो पिछले 6 महीने 8 महीने से जेल में पड़ा हुआ है। FI अभी तक चलान नहीं दे सकी, कोई सबूत नहीं ला सकी। मुझे चौधरी साहब से सवाल पूछना है कि दिल पे हाथ रख के बताएं, जब आपके पास एग्जिट या बोल के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, टेबल पे तो नहीं थे ना, अखबार की स्टोरी थी, मेरी स्टोरी थी, किस तरह से उसको बंद किया जा सकता है? गलत हो सकती है, वो सही हो सकती है। आपने उस स्टोरी को इन्वेस्टिगेट कराया, किसी फोरम पे उसको बैठ के डिटरमिन किया कि ठीक स्टोरी है, गलत स्टोरी है, आपने उस पर एक्ट किया। अच्छा, दिन में हम 20 स्टोरीज हम फाइल करते हैं, बस सारे रिपोर्टर्स की बात करूं, आपने कितने स्टोरीज पे आपने FI के जरिए एक्शन करवाए, जो आपने बोल टीवी के खिलाफ करवाए, एग्जिट के खिलाफ करवाए? मतलब आपकी जब आपकी मर्जी हो जाए, किसी साजिश का हिस्सा हो जाए कुछ लोगों को खुश करने के लिए, तो आपको सबूतों की जरूरत नहीं है। मुल्क इस्लाम के लास्ट निज़ार या मुल्क की सलामती खतरे में है। रहमान मलिक पे इल्जाम लग रहा है, वहां पे MQM के लोगों पे लग रहा है। मुस्तफा कमाल कह रहा है कि लंदन में बैठ के मैं रॉ फंडिंग पे ब्रीफिंग होती थी, तो चौधरी साहब कहते हैं सबूत लें। भाई आपका काम है सबूत आप इकट्ठे करें। इसमें तो फिर वही बात आ जाएगी कि अगर सबूत कहे जाएंगे तो फराहम कर दिए जाएंगे। मुस्तफा कमाल ने भी कहा अगर सबूत मांगेंगे तो फराहम कर दिए, यही वो बड़ा मामला ना हो जाए यहाँ पे। ये कोई एक दूसरे को कोई सबूत नहीं, सबूत मांगने के लिए आपको रहमान मलिक को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। वो तो एविडेंस दे रहा है, सॉरी आपको मैं उसमें कि वो तो नाम लेके बता रहे हैं भाई कि मुस्तफा कमाल आपको नाम बता रहे हैं, वेग बात नहीं। मेरी तरह वो ये नहीं करा सोर्सेज से, मैं रिपोर्टर हूं, मैं तो कहते तो सोर्सेज से। मुस्तफा कमाल तो नाम ले रहा है, मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर का नाम ले रहा है, उस पर आप कमेटी बनाए, उस पर FIA को कहें कि वो उसको रहमान मलिक को बुलाए, वो मुस्तफा कमाल को बुलाए, वो मुझे बुलाए, उन्हें बुलाए, जो इल्जाम लगा रहे हैं उनको इन्वेस्टिगेट करें। इंपॉर्टेंट बात इसमें एक लाइन में मैं कह रहा हूं, ये है कि हमेशा ये होता था कि नून लीग और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से MQM को खुश करने की या ये इस तरह का रूल होता था, और ये बैड कॉप होते थे, और ये MQM के खिलाफ और रेंजर्स की सपोर्ट कर रहे होते थे। अभी ये बिल्कुल इनका यू टर्न आ गया है कि ये एक पेज पे जाके वो रेंजर्स के अपने ही इदारा, बाय द वे ये इंचार्ज है रेंजर्स के। ठीक है, वही बात आ जाती है आमिर मतीन साहब के गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प है और वक्त की हमें कमी का सामना, जैसे आपने गुफ्तगू में रॉ का जिक्र किया था, अब तो इंटेलिजेंस शेयरिंग का मामला भी शुरू हो गया पाकिस्तान भारत के दरमियान। समझते एक बड़ी और मुस्बत पेशरफ्त है ये? मैं कह रहा हूँ ये तो बड़ी अच्छी है, मगर मैं ओपिनियन अपना बाद में दूंगा। क्लासेस साहब के पास इंफॉर्मेशन इनसाइड इस पे मेरे से बहुत ज्यादा है, मैं चाहूंगा ये शेयर कर लें पहले। क्लास साहब मैं बिल्कुल आज मैं ना थोड़ी सी इस पे मेहनत की है, आप कह सकते हैं इस स्टोरी पे कि पाकिस्तान ने बड़ा एक आप कह सकते हैं अनयूजुअल स्टेप लिया, जिसको मैं ज़ाती तौर पर अप्रिशिएट करता हूँ कि हमारी ये पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, या हमारी इंटेलिजेंस हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, उस पे भी बात करेंगे, होते रहे तहफ़्फ़ुज़ात, उसमें बात कर लेंगे। मेरा ख्याल है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो हुकूमत पाकिस्तान ने लिया है कि इंडिया को इन्होंने पहले से इंफॉर्मेशन दी है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कुछ यहाँ लीड्स पकड़ी हैं कि भारत के 2 शहरों में शायद टेररिस्ट अटैक्स हो सकते हैं, ये की गई है। जो मेरी इंफॉर्मेशन है, मैं इनसाइड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर लूँ कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने आके इन्होंने इतला दी है इनको, पाकिस्तानी अपनी हुकूमत को भी और GHQ को, कि इनकी इतला ये है कि 10 से लेकर 15, अब तक तो आ रहे हैं ना कि 10 लोग शायद गए हैं, लेकिन जो इनकी इतलात हैं वो 10 और 15 के दरमियान है कि जो लोग जो है पाकिस्तानी जमीन इस्तेमाल करते हुए इंडिया गए हुए हैं और उन्होंने वहां पे अटैक के प्लान बनाए हुए, जो 2 शहर हैं कि वहां पे उनके पाकिस्तान ने किया नहीं, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन शेयरिंग की है। ठीक है, इसमें हुआ ये फैसला हुआ, बकायदा एक इस पे इजलास हुआ, इस पे एक अदद मीटिंग हुई, तो जिसमें ये एक तरह की बहस की गई कि ये इंफॉर्मेशन हमें इंडिया को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। एक बड़ा अहम फैसला है आपका कि बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए। उसमें जनरल उसमें जंजुआ जो है, नासिर जंजुआ जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, ये भी शामिल थे, और बाकी पॉलिटिकल और हमारी फौजी लीड भी बैठ के इस पे बहस हुई है। तो उसके बाद ये फैसला किया गया कि हमें ये इंफॉर्मेशन विदहोल्ड नहीं करनी चाहिए, हमें इंडिया को देनी चाहिए, और ये काम जिम्मे लगाया गया उनके जो मेरे जराए कह रहे हैं, सफारती जराए, ये कहा गया जनरल नसीर जंजुआ को कि आप जो हैं, जो अजीत दोवल जो हैं उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, एंड इज वेरी क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर, आप ये जो खबर है, ये इंफॉर्मेशन जो है आप उनके नोटिस में लाएं। इन्होंने टेलीफोन किया, जो मुझे सफारती जराए ने मुझे बताया, और बड़े कंफर्म ये मैं आपको जराए से बता रहा हूँ, क्योंकि अगेन वो लोग भी इस प्रोसेस में शामिल थे जो सफारती जराए थे इंफॉर्मेशन पास ऑन करने में, कि इन्होंने अजीत दोवल को फ़ोन किया है, इन्होंने जनरल साहब ने, और इन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, जो मुझे उसके फॉरेन ऑफिस के जराए कुछ बता रहे हैं, इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारा नाम मत लाएं,
ये ना बताएं कि हमने ये आपको इतला दी है, लेकिन हम आपको दे रहे हैं अनऑफिशियली। यस, ये खबर ये है कि पाकिस्तान ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप ये खबर आप इसको लीक इस तरह मत करें या इस तरह अपनी फोर्सेस को ना बताएं कि पाकिस्तान ने आपको ये बताया है कि इंटेलिजेंस। लेकिन अजीत डोवल साहब ने जब इंफॉर्मेशन पास की है उन्होंने उसमें ये लिखा है बकायदा कि ये इंफॉर्मेशन जो है मुझे पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं उन्होंने पास ऑन की है। एक इसको जल्दी से समअप करता हूं, तो उस पे जब ये खबर इंडियन मीडिया को लीक हुई है उस पर उन्होंने स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए। मेरी ये अगर इतलात है उस पर सिफारती तौर पर कि इसमें पाकिस्तान की तरफ से उन्हें जनरल नसीर जो हैं इन्होंने थोड़ा सा एहतजाज भी किया है उनसे अजीत डोवल साहब से कि जनाब मैंने आपको कहा था कि खबर जरा खुफिया रखी जाए, आप अपने स्टेप्स ले लें। तो उन्होंने इनसे मादरत भी की है और उन्होंने ये भी कहा है, जो मेरे सफारती जराए बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि सर अगर हम आपके नाम को आगे ना चलाते तो हमारी फोर्सेस भी शायद सीरियस ना लेती। सो इसको थ्रेट को सीरियसनेस को आगे फर्दर कन्वे करने के लिए ये कहना जरूरी था। अच्छा, आमिर मतीन साहब, इसे मुस्बत पेशरफ्त तो करार दिया जा सकता है जिस तरह से आपने बात की है। मैं मुख्तसरन आपसे यही बात जानना चाहूंगी कि हमने देखा है कि जब कहा तो जा रहा है नासिर जंजुआ की जानिब से कि बाहमी एतमाद में इजाफा होगा, लेकिन पाकिस्तान ने जब आगे बढ़ के साथ देने की कोशिश की, भारत ने एक नया इल्जाम तैयार करके रखा होता था। ये बड़े आर्काइव और पुराने सवाल का जवाब का तरीकाकार हो गया है। पर मैं बताऊं, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट्स हैपेंड टू इंडिया एंड पाकिस्तान रिसेंटली, दिस कांटेक्ट बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑफ बोथ कंट्रीज। ये बहुत अच्छी चीज इसलिए है कि हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि भारत में जब भी कोई धमाके हों हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम अपने मुल्क में नहीं कंट्रोल करते। आज हमने इस कराची को डिस्कस करते जो शब कदर में वाकया हुआ है, हमारे मुल्क में हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम इंडिया की जिम्मेदारी कैसे लगती है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि हम ये बताएं कि जब कभी भी आपके यहाँ हो हमारी हुकूमत या रियासत उसमें शामिल नहीं थी। इस कॉन्टेक्ट का ये फायदा हो गया कि हम दुनिया की नजरों में और अपनी नजरों में ये क्लीन आ जाते हैं। मैं थोड़ा सा क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन में आपकी इजाफा को ये हुआ कैसे कि मैं भी टोटा आपको सुना देता हूं कि बड़ी अजीब तरीके से ये वाकया जब एनएसएस की पहली मीटिंग थाईलैंड में हुई तो कांटेक्ट जो आइस ब्रेक से करना ना, अंदर दोनों के फॉरेन सेक्रेटरीज भी थे, टीम्स भी थी, आइस ब्रेक नहीं हो रही थी। वो टिपिकल इंडिया पाकिस्तान जिस तरह का आप भी सवाल कर रही थी, ये टेंशन का माहौल था। तो इन दोनों में कॉमन एनएसएस में, अजीत देवल में भी और हमारे जनरल जंजुआ में एक चीज कॉमन है कि दोनों चेन स्मोकर हैं। अच्छा, तो जनरल साहब ने कहा जनाब मैं जरा सिगरेट पी के आया, तो वो दूसरे साहब भी सिगरेट पीने आए और वो सिगरेट पीते हुए बाहर वो आइस ब्रेक हुई और उसके बाद से अंदर की मीटिंगों में इतनी स्वार्थी मराज नहीं तय किए गए थे जितने ये सिगरेट सेशंस के ऊपर ये तय हुए। तो ये मगर मैं ये समझता हूँ कि वहां से शुरू हुई भी ये दरमियान में ये वाकयात और ये पाकिस्तान इंडिया की ट्रैजेक्टरी ये बड़ी लंबी है और बड़ा लंबा अरसा लग जाएगा इसको ठीक होते हुए। मगर हमारे पे बुनियादी बात यह है कि ये हम जिम्मेदारी ले भी नहीं सकते और हम नहीं चाहते कि दुनिया, इंडिया, कोई भी हमें इस नजर से देखे कि हम, हमारी हुकूमत या हमारी रियासत इस तरह की दहशतगर्दी में शामिल है। हम तो खुद विक्टिम है अपने। जाहिर सी बात है। आमिर मतीन साहब, मैं आपसे इत्तेफाक करूंगी, रऊफ क्लासा साहब, वक्त की कमी का हमें सामना है, जिस तरह से मैं बात कर रही थी आमिर मतीन, और यकीनन अवाम के जहनों में सवाल है कि पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया जाता है। अभी रिसेंटली पठानकोट रेड बैरक्स का मामला हुआ, कहा गया पाकिस्तान पे इल्जाम लगाए गए, मुतादिद इल्जाम लगाए गए, लेकिन पाकिस्तान ने कहा तहकीकात में आपको मदद फराहम हम कर देंगे, लेकिन उसके अगले ही रोज उनके वजीर दिफा ने कहा कि तहकीकात में मदद करें लेकिन आपकी टीम को एयरबेस के अंदर नहीं दाखिल होने देंगे। भाई जब आप अंदर नहीं दाखिल होने दोगे तो हम क्या मदद करेंगे आपकी? जहां तक मेरी इतलात है सफारती जरा, बड़ा आपने अहम सवाल पूछा है। मैंने भी जब किसी से इसकी बैकग्राउंड लेने की कोशिश की तो मेरी इतलात ये है कि ये जनरल नसीर जंजुआ जो हैं, इन्होंने इनकी जब उससे बात हुई है उनसे डोवल साहब से, तो जो सफारती जरा मुझे बता रहे, इन्होंने इस पे प्रोटेस्ट किया है कि आप और मेरे साथ तो तल्लुकात बड़े अच्छे हैं। एक चीज मैं बता दूं जो अब तक की वहां से वाइब्स आ रही है, वो जो वाइब्स आ रही हैं कि इनके आपस के रिलेशनशिप, जैसे आमिर बता रहे हैं ना, जो अच्छी चीज है पाकिस्तान इंडिया में, जनरल जंजुआ और वहां पे जो आगे इंडिया के अजीत डोवल हैं, इनकी वर्किंग रिलेशनशिप अब ऐसा बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आपकी बात सही है। इस इंफॉर्मेशन के देने से उनमें एतमाद बढ़ा है पाकिस्तान पर, पाकिस्तान को इसका फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। बजा होगा, गलत ना होगा कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग का मामला शुरू हुआ है तो यकीनन एक मुस्बत पेशरफ्त है, बाहमी एतमाद की फिजा भी कायम होगी। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह कल फिर से हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।